नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से कुल 25 लोगों ने भरा नामांकन। लाभ लश्कर के साथ नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस से मधु भगत, बसपा सपा से कंकर मुंजारे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसद बोध सिंह भगत ने भरा नामांकन। ग्राम पंचायत तालेझरी के सरपंच व जिला सरपंच संघ अध्यक्ष जीतू राजपूत के खिलाफ पुलिस में शिकायत। गिट्टी चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। ग्राम खापा में अवैध खनन कर रही 2 बोरिंग मशीन जब्त। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए बालाघाट लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 से नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन मंगलवार को कुल 25 प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। अंतिम दिन 9 अप्रैल को निर्दलीय बोध सिंह भगत, निर्दलीय प्रीतमलाल बोरीकर, निर्दलीय रूपलाल कुतराहे, बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुंजारे, निर्दलीय गेंदलाल, निर्दलीय मनोरमा नागेश्वर, निर्दलीय मनीषा वैद, बहुजन मुक्ति पार्टी के करण सिंह, निर्दलीय मकबूल शाह रहमान, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी से सतीश कुमार, निर्दलीय नारायण बंजारे, निर्दलीय मिरश्याम, निर्दलीय राकेश कुमार एवं भारत प्रभात पार्टी के राजन मशीह ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं। प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का काम 10 अप्रैल को किया जाएगा। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र 12 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 12 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पहले ही हो गए ना, दोनों फार्म में करा। नामांकन फार्म भरने के अंतिम दिन प्रत्याशियों में शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन फार्म दाखिल किया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मधु भगत के द्वारा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन फार्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस दौरान उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल, खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेश्वर भगत प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नामांकन फॉर्म भरने के पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने कहा कि बालाघाट विधानसभा संसदीय क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, विकास कार्य कर इसे छिंदवाड़ा की तरह मॉडल बनाना है। उन्होंने कहा कि छापे डालकर कांग्रेस को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है वो भाजपा को मिलने वाली हार की बौखलाहट है। निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हमारा साफ स्पष्ट विजन है कि बालाघाट और सिवनी जिला आज जिस प्रकार से 22 साल से और न जाने उसके पहले कितने सालों से पिछड़ा हुआ है, जो मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पे निचले स्तर पे हो जाती है, लेकिन जो बड़ी सुविधा जो दिल्ली से प्राप्त होनी चाहिए वो अभी तक, इसमें हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, मेरी जो मेन इसमें अंदर फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे का जो 2 ट्रैक, साथ में जो अभी रेलवे का काम स्लो चल रहा है उसको एक बहुत गति देना, साथ में यहाँ पे इस रोड हम जो बालाघाट जिला है वो रोडों का जो अभी जो जुड़ाव है वो इतना गंदा है कि इसमें से समझ लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं समस्याओं का निवारण कहीं ना कहीं हो ही नहीं पाता। तो मेरा विजन एकदम क्लियर है कि सिवनी और ज़िले को मॉडल टू छिंदवाड़ा बनाने का, क्योंकि हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, वो निश्चित तौर पे बालाघाट के विज़न हमको प्रेजेंट करेंगे और सहयोग करके हम लोग सारे लोग मिल करके इस बालाघाट को एक नई दिशा देंगे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगे। भैया, जिस तरह से आईटी के छापे पड़ रहे हैं चुनाव में, क्या उसका असर पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया, नरेंद्र मोदी जी जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित किया है
कि ये छोटे मोटे छापेमारी करके जो बदनाम करने की जो साजिश रचे, ये हार की बौखलाहट दिख रही है। हार की बौखलाहट उनके सामने है। वहीं प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि छापे को लेकर भाजपा के लोग जो आंकड़े गिना रहे हैं वो सारे आंकड़े फर्जी है। किसी भी प्रकार के कागजात या अवैध धन नहीं मिला है। मोदी जी बौखलाहट में आकर कांग्रेस की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये लोग जिस तरह से बयानबाजी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जिस तरह से आंकड़े गिना रहे हैं, और ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। किसी तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री जी के साथ में जो लोग भी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी थे, उनके यहाँ किसी भी प्रकार के कागजात या किसी भी प्रकार के ऐसे अवैध धन की कह लीजिए कि वहाँ पे नहीं मिला है। उसके बाद भी जिस तरह से हमारे नेताओं की और हमारे पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी तरह से निंदनीय है और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। मोदी जी बौखलाहट में आके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझ में आ गया है कि वक्त बदलाव का है। जिस तरह 3 राज्यों में अभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक तरफा विजय मिली है, उसी तरह पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऐसी संस्थापक पार्टी के वंशज है जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कृत्यों से संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देश की जनता सब समझती है। हम लोग इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फतह हासिल करेंगे। सरकार यूपीए की देश में बनेगी। और जो अभी इनका कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, बड़ी हंसी भी आती है, दुख भी होता है। धारा 370, राम मंदिर और एक और इनका जो है बहुत दिन से समाज आचार संहिता कानून बनाने का ये कई वर्षों से रिपीटिशन हो रहा है। केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, फिर कहाँ रुकावट थी, क्यों नहीं किया? तो जब चुनाव। वहीं भाजपा के बागी प्रत्याशी के रूप में सामने आए सांसद बोध सिंह भगत ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फार्म दाखिल किया। इनके साथ ही हजारों की तादाद में जन सैलाब पहुंचा था। पर्चा भरने के पश्चात सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि वे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता के दिल में बसे हैं, जनता की टिकट पर लड़ेंगे। 101% जीतेंगे हम। अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हमने सदैव जो है जनहित के मुद्दे उठाए, किसानों के हित के मुद्दे उठाए। नकली खाद, बीज, दवा जो पूरे ज़िले में बांटी जा रही थी, किसानों के हित में हमने लड़ाई लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे। और उसी अन्याय के खिलाफ आज हम मैदान में हैं और जनता का अभूतपूर्व हमको जन समर्थन प्राप्त है। अभी ऐतिहासिक रैली हमारी शहर के भीतर से निकली, आज तक मेरे ख्याल से जितनी भी रैलियाँ निकली होगी उससे कई गुना आगे थी, और ये जन समर्थन है हमारे साथ में, और जीतेंगे हम। 101% जीतेंगे हम। बहुत टिकट कटने के पीछे कारण क्या मानते हैं आप? एक व्यक्ति विशेष के कारण हमारी टिकट कटी है। उनने पैसे धनबल के ऊपर, धनबल के माध्यम से जो है हमारी टिकट काट दी। खैर, बल्कि जनता के दिल में हम बसे हुए हैं और जनता की टिकट पे हम लड़ रहे हैं। उस बात का आक्रोश आज रैली में भी देखने को मिला, उत्साह भी देखने को मिला। निश्चित और ऐसा सबक सिखाया जाएगा। जनता ने मानस बना लिया है कि उन्होंने जो कहा है ना कि मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा, जनता इस बार उनको संन्यास ही लेगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जो फार्म तो भर रहे हैं लेकिन उठा भी वैसे ही नहीं। अरे हमने तो जीवन में रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। हमने पहले भी कहा था हमारा लड़ना तय है, और अभी भी बोल रहे हैं तय है। अब तो कहीं किंतु परंतु बात ही नहीं, मैदान में मुकाबला होगा। निर्दलीय आपने भरा है ना? हाँ। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बहुत से कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। अब भाजपा बालाघाट में कोमा में चली जाएगी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए नैतिकता के आधार पर मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आज इस्तीफा लिख दिया है और वो प्रेषित कर रहा हूं इस्तीफा अध्यक्ष जी को। कितने लोग मिलकर दे रहे हैं? बहुत कार्यकर्ता दे रहे हैं। सुनो, अभी तो हमने 8-10 लोगों ने इस्तीफा लिखा है, और वो तो जितने भी लोग हमारे साथ में खड़े सब इस्तीफा देंगे। अच्छा, और कितना भाजपा को इससे नुकसान होगा, क्या होगा? भाजपा तो बालाघाट जिले में कोमा में चली जाएगी।
वहीं दूसरी ओर बसपा सपा गठबंधन में एक नया मोड़ सामने आया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 8 अप्रैल को राम कुमार नकपुरे के द्वारा फॉर्म भरा गया था। वहीं 9 अप्रैल को बसपा प्रदेश प्रभारी डीपी चौधरी और सपा नेता डॉक्टर सुनीलम की मौजूदगी में बसपा के प्रत्याशी के रूप में कंकर मुंजारे के द्वारा नामांकन फॉर्म भरा गया है। इस दौरान पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने कहा कि घोटाले और भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा होगा। कमलनाथ के करीबियों के यहां पड़े छापों को लेकर कहा कि यह भ्रष्टाचार को रोकने सही कदम है। भाजपा के बड़े नेताओं के यहाँ भी छापे होने चाहिए, एक तरफा न हो। बसपा समाजवादी पार्टी गठबंधन है और मैंने बसपा से फॉर्म भरा है, हाथी से। जी जी। तो ये बताइए कब आपने, अभी तक सपा से आप कैंडिडेट बनते थे और पहली बार आप बसपा से भरे, तो सस्ता लिए? तो गठबंधन है ऑलरेडी जी। और मैंने जब फॉर्म भर दिया तो सस्ता हो गई मेरी जी। 20 से फॉर्म ही भर दिया, सस्ता हो गई। एक दिन राम कुमार नकपुरे ने भी एक दिन पूर्व भरा था हमने बसपा से। इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो प्रदेश अध्यक्ष जी बात करेंगे, उनसे बात करिए। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता रहेगी, एक तो किसानों का जो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, किसानों के जो कर्ज माफ़ी करने के वचन पत्र दिया था कांग्रेस सरकार ने, और भाजपा ने भी जो उन पर अत्याचार किया है, ये दोनों को मुद्दे को हम बनाएंगे। कोई कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है, किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों पे जुल्म हो रहा है, और बेरोजगारों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। बेरोजगारों के लिए बोला था कि हम 4000 रुपये महीना भत्ता देंगे, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। किसानों का था कि 1 अप्रैल से हम जो है पेंशन जारी करेंगे, वो भी जारी नहीं हुई है। और जो किसानों के बेरोजगारों के लिए बोला था कि हम इनकी एक लिस्ट करेंगे, वो लिस्ट बना के इनको हम ट्रेनिंग देंगे बुलाकर पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। और बड़ा मुद्दा होगा घोटाले का, भ्रष्टाचार का, कांग्रेस पार्टी का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। छापामार कमलनाथ जी के करीबियों के यहाँ जो करोड़ों रुपया पकड़ाया है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो जी देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार के ऊपर में वो सही कदम है उसको रोकने के लिए। एक ऐसे छापे जो है, और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ भी लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि हाँ प्रशासन जो है, शासन जो है, वो एकदम ठीक काम कर रहा है, एक तरफा नहीं होना चाहिए। आप मुद्दा बनाएंगे? आप मुद्दा बनाएंगे चुनाव में? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव का, जो 281 करोड़ करीब मतलब जब्त हुए हैं, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं वो सारे लोग मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, भांजे हैं, सब लोग उसमें शामिल हैं। ये बड़ा मुद्दा है। इनके साथ पहुंचे बसपा के प्रदेश प्रभारी डीपी चौधरी ने कहा कि बहन मायावती ने कंकर मुंजारे को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया है। जहां तक राम कुमार नकपुरे का फॉर्म भी भराने की बात है, तो हाईकमान के जैसे निर्देश मिलते हैं हम उनका पालन करते हैं। राम कुमार नकपुरे हमारे पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता है, ये हमारे घर का मामला है। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है, और अब माननीय कंकर मुंजारे जी हमारे पूर्व सांसद हैं, उनको बहन जी ने प्रत्याशी घोषित किया है, और मेरे को नॉमिनेशन करने के लिए इनके साथ आया है। मैं भी फार्मा भी लेके इनका जमा करने आया। तो क्या इनने बसपा ज्वाइन कर लिया क्या? बिल्कुल, पार्टी ज्वाइन किया है, कल इनकी विधिवत पार्टी में सदस्यता हुई है जी, और आज ये फॉर्म नॉमिनेशन जमा करने आए हैं। कल ये बताया जा रहा था कि एबी फॉर्म राम को नकपुरे बोलते कि मुझे एबी फॉर्म मिला है, और आज फिर गंगा जी के नाम पे। अब ये तो ऊपर का हाईकमान का निर्देश है, जो निर्देश मिलता है हम उसका पालन करते हैं। अच्छा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जी कंकर मुंजारे जी होंगे? जी बिल्कुल। राम कुमार नकपुरे जी नहीं होंगे? हाँ जी, वो हमारे कार्यकर्ता हैं जी, वो भी हमारी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता हैं। अब ये तो हमारा घर का मामला है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि श्री मुंजारे बसपा सपा गठबंधन के उम्मीदवार है और गठबंधन ही इस चुनाव को जीतेगा। देखिए, गठबंधन बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपने आज देख लिया कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बताया कि पूरे देश में चाहे जो भी हो रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 60 से ऊपर सीटें गठबंधन जीत रहा है। तो एक नई ताकत और नई ऊर्जा इस गठबंधन के साथ में इस मध्य प्रदेश में दिखलाई पड़ेगी। और वैसे भी हम लोग 7-8% वोट हम लोग का है। हम लोग ये मानते हैं कि हम 10% के ऊपर हमारा वोट यहाँ पर ज़रूर जाएगा, और कम से कम हम 5 सीटें यहाँ से निकाल करके लाने का एक हमारा आकलन है। जो नंबर 1 की सीटें जो हम लोग गठबंधन की ओर से देख रहे हैं, पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और बहन जी ने जो है यहाँ पर
जो उम्मीदवार बनाया है कंकर मंजारे जी, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। सभी के साथ में बातचीत होने के बाद में ही ये निर्णय किया गया है। आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस चुनाव को लड़ेगी, गठबंधन इस चुनाव को जीतेगा। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 1977 से बालाघाट इंग्लिश स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों में विवाद चल रहा है। समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपने अपने गुट बना लिए हैं और दोनों ही गुट बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से बालाघाट इंग्लिश स्कूल का संचालन करने का दावा कर रहे हैं, जिसके चलते समय समय पर दोनों ही गुट स्कूल के संचालन को लेकर आमने सामने नजर आते हैं। विगत कुछ वर्षों से चल रहे इस विवाद के बीच सोमवार को स्कूल परिसर में पुनः विवाद की स्थिति देखी गई, जहां दोनों के ग्रुप के सदस्य अपनी अपनी कार्यकारिणी को सही बताने का दावा करते नजर आए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव गुप्ता ने दूसरे ग्रुप के पदाधिकारियों व सदस्यों पर स्कूल हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया। हम आज मैं और सेक्रेटरी विश्वजीत मंडल संस्था के काम से हाईकोर्ट भी गए थे और फर्म सोसाइटी भी गए थे। हमारे अनुपस्थिति में तुलसीराम जी सेठिया और विजय तिवारी ये पुनः फिर संस्था में आकर के अपने आप को संस्था का अघोषित अध्यक्ष और सचिव बता करके चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो घोर निंदनीय है। इनको संस्था से बच्चों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इनको स्कूल का हड़पना और स्कूल कैसे अपने कब्जे में जाए ये इनकी प्रवृत्ति है। पिछले 3 महीने से ये फर्जी कमेटी बना करके अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष और स्वयंभू सचिव बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और ये हमारी ही कमेटी में थे, इनके मन में बदयांती आ गई, स्कूल को हड़प लिया जाए, शहर की संस्था को कैसा हड़पा जाए और शहर की संस्था से अपने आप को कैसा लाभान्वित किया जाए, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। तो वहीं समिति सहसचिव वहीद मियां ने स्कूल में उपजे इस विवाद की विस्तार से जानकारी देते हुए पुलिस में FIR दर्ज किए जाने की जानकारी दी। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा तो तुलसिया सेठ जी, आपके विजय तिवारी और भूतपूर्व अध्यक्ष सिंह साहब और आपका मुन्ना वर्मा, रविंद्र कोठारी, अरुण जायसवाल, राम मोटवानी, ये सब दिखे। मैं जब दरवाजे के तरफ गया तो कार्यालय की तरफ तो देखा तो ये तीनों लोग ताला तोड़ रहे थे, विजय वर्मा, अरुण जायसवाल और रविंद्र कोठारी, और वो जो स्कूल कक्ष का जो ऑफिस वगैरह है उसका भी ताला तोड़ रहे थे। तो मैंने जब उनको ताला तोड़ने में रोका, विरोध किया, तो ये तीनों आदमी मेरे से बदतमीजी से पेश आने लगे। तो ये सब मतलब बहुत गलत बात है। अगर वाकई आप हकपरस्त हैं, आपके पास में यहाँ की हुकूमत है, तो आप कोर्ट से लेके आ जाएं, कोर्ट से कर लें इस तरीके से। और तिवारी जी जो है वो खुद एक सजायाफ्ता आदमी है, और पता लगा वो ज़माने की खबर बताते हैं, तो गबन के मामले में वो खुद गिरफ्तार हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में सामने आए सांसद बोध सिंह भगत ने नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके पूर्व उन्होंने नगर में एक रैली भी निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जो अंबेडकर चौक स्थित तुर्कर भवन पहुंची।
अभिनंदन अभिनंदन। जी हाँ, गांव गरीब किसानों और युवाओं की आवाज वोट सी एक ही सी वोट सी बनेंगे सांसद फिर एक बार बालाघाट सिवनी के एकमात्र लोकप्रिय सांसद बोध सिंह भाऊ। बोध सिंह भाऊ का कहना है, मेरे कर्म ही मेरा संदेश, मेरा संघर्ष ही मेरी पहचान है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, बेईमानियों पर आज भी भारी हूँ, ऐसा कहना है हमारे बोध सिंह भाऊ का। किसानों के सम्मान में बोध सिंह भाऊ मैदान। जहां आम सभा हुई, आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक उन्होंने निष्ठापूर्वक कार्य किया है, कई विकास कार्य किए हैं और कुछ करवाने हैं। बोध सिंह भगत ने कहा कि कुछ लोगों ने भाजपा को अपनी जेब में रखकर अपने परिवार की पार्टी बना लिया है। इसके अलावा आम सभा को अन्य समर्थकों ने भी संबोधित किया। मैंने 5 साल इस संसदीय क्षेत्र की जनता की ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक 5 साल सेवा किया और इस बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का चौमुखी विकास किया। कई वर्षों से विकास के कार्य सब रुके पड़े थे। मैंने इन 5 सालों में सारे विकास के कार्य पूर्ण किया और जो कुछ कार्य अभी अधूरे बाकी है उन कार्य को भी पूरा करना है। मैं उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आज नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। कुछ ऐसी शक्तियां जो नहीं चाहती कि बोध सिंह भगत दोबारा लोकसभा का चुनाव जीत के आए, लोकसभा का उम्मीदवार बने, उन्होंने अपनी धन शक्ति की ताकत के ऊपर मेरा टिकट कटवा दिया। लेकिन अन्याय के खिलाफ आप लोगों के साथ मिलकर के, आप लोगों के सहयोग से हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन जीवन भर अन्याय से लड़ेंगे। अन्याय जहां भी होगा उसका हम विरोध करेंगे। मैंने अपने 5 साल के संसदीय कार्यकाल में किसानों के हित की जब भी कोई बात आई, मैंने देखा नहीं गया मुझे को नकली खाद बिक रहा था, नकली बीज बिक रहा था, नकली दवाइयां बिक रही थी। मैंने विरोध किया और मैंने कहा ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए। कुछ लोग किसानों के खून पसीने की, परिश्रम की, कमाई मेहनत की दलाली खा करके बालाघाट जिले में राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आप लोगों को विरोध करना है। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जेब की पार्टी बना ली, अपने परिवार की पार्टी बना ली। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार लोकतंत्र को सशक्त बनाने एवं युवाओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसी के तहत पीजी कॉलेज में बाइक रैली का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना कोरी के मार्गदर्शन में समिति के संयोजक जसवीर सिंह सोंधी सहित कॉलेज के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस रैली में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और एनसीसी के कैडेट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए सभी को मतदान करने का संदेश दिया। यह बाइक रैली पीजी कॉलेज से निकलकर अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक में वापस महाविद्यालय में संपन्न हुई। पहले वोट दो। 17वें लोकसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 9 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के लिए शहर में काफी गहमा गहमी रही। एक और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत ने लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया, तो वहीं उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में कांग्रेस की विशाल आम सभा भी हुई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त कर कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत को जिताने का संकल्प दोहराया। वहीं कांग्रेसियों ने नगर में विशाल रैली भी निकाली। आइए देखते हैं कवरेज के संपादित अंशों का प्रसारण।
पंचायत वारासिवनी के ग्राम पंचायत तुमाड़ी में स्वीप कार्यक्रम के तहत सांप सीढ़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक कर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई। आइए देखते हैं क्या कहती है जनपद पंचायत के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी स्वीप प्रभारी श्रीमती दुर्गेश तिवारी। 29 अप्रैल 2019 को होने वाला है, आप सभी जानते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में सही मतदान के लिए, अपने मत का सही प्रयोग करने के लिए आपके समक्ष ये विकास की सांप सीढ़ी है। कार्यक्रम अधिकारी स्वीप की प्रभारी हूँ। मेरे साथ ये मैडम है आपके नुपुर झा मैडम। यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदाता जागरूकता अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वारासिवनी अंतर्गत कुल 60 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, मेहंदी, रंगोली रैली, अभी कैंडल मार्च करवाया गया ग्राम पंचायत रामपाली में। इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभी गत सप्ताह में होली के समय लोकतंत्र के रंग होली के संग कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में होली के साथ साथ हमने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किए जाने की अपील की है पंचायत के में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, जिससे मतदान में वृद्धि के आसार समझ में आए। आज कौन सी पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया? आज ग्राम पंचायत तुमाड़ी में विकास की सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान किए जाने के संबंध में बताया गया कि वे निष्पक्ष रूप से अपने बूथ पे जाकर 29 अप्रैल को मतदान करें और अपने मत का सही प्रयोग करें। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके अंतर्गत हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि जो लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है वो प्रतिशत बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण अपने मत का प्रयोग करें एवं मतदान करें। इसमें से कुल हमारी 12 पंचायत हैं जिनमें न्यूनतम टर्नआउट है, उसमें विशेष प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कि मतदान का प्रतिशत। वारासिवनी के प्राचीन माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व पर 126 ज्योति कलशों की स्थापना की गई। वहीं जवारे बोकर 9 दिवसीय पर्व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है, जहां भक्तजन बड़ी संख्या में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मंदिर समिति के पदाधिकारी योगेंद्र मात्रे। वारासिवनी के टेहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और तहसील परिसर में मतदान अधिकारी 2 व 3 का 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। नायब तहसीलदार तीरथ प्रसाद अक्षरिया और भाई नरेंद्र सिंह ठाकुर, श्रीकांत अग्रवाल, मास्टर ट्रेनर्स प्राचार्य MD नकपुरे, झालीवाड़ा प्राचार्य RS मरस्कोले की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। में 5:55 है ना, और समय आप 10 मिनट मान लो, बचे हैं 6 बजने के लिए और बहुत सारी भीड़ दिख रही है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी बाहर जाकर देखे कितने मतदाता हैं और उन मतदाताओं की संख्या के आधार पर 1 से लेकर के 50 तक मान लो पर्ची बना दी हुई और बनाने के बाद में लाइन लगवा लिए और लाइन लगाने के बाद में अंतिम छोर में जो मतदाता रहता है खड़ा है उस मतदाता को नंबर 1 की पर्ची देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जितने मतदाता हैं उधर बढ़ते क्रम में अपने तक उनको देना है। उससे क्या होगा कि अपन 1 नंबर की पर्ची जिसको दी है उसके पीछे किसको रखेंगे, तो वहां पर पुलिस को बता दीजिए कि 0 नंबर में भाई आपको रहना है, यहाँ पर कोई भी मतदाता को बीच में अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। जिसके पास पर्ची रहेगी वही मतदाता मतदान करेगा। सर आपका कोई परिचय?
मैं एमडी नगपुरे प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल मेहंदी बगल। सर यह मास्टर ट्रेनर बनकर आया? जी हाँ, मैं मास्टर। तो प्रशिक्षण किन लोगों को दिया जा रहा है? जी। यहाँ पर आज प्रशिक्षण मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एवं 3 को दिया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है सर? यहाँ पर पूरी जो मतदान प्रोसेस है कि मॉक पोल कैसे कराया जाए मशीनों से, और उसके बाद में मशीनों की किस प्रकार से सीलिंग की जाए, और मशीनों की सीलिंग के बाद मतदान की क्या प्रक्रिया होगी, उसको हम किस प्रकार से संपन्न करेंगे, ये सब जानकारी दी जा रही है। सर ये वो देखने में आता है जैसे मतदान करने को जाता है वहाँ पे और जो बटन दबाता है उसकी आवाज़ नहीं आती तो मतदाता भ्रमित हो जाता है। जी। इसके लिए क्या? नहीं, इसका यही मतलब है कि या तो नंबर 3 ने गलती किया है कि उसके लिए बैलेट जारी नहीं किया है, बैलेट की बटन को दबाया नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी को ध्यान देना चाहिए और उस मतदाता को रोक लेना चाहिए कुछ समय के लिए, और ये देखना चाहिए कि उसके लिए नंबर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 ने बटन दबाया है या नहीं दबाया है। वो पुनः बटन दबा देगा। अगर मतदान मशीन यदि रेडी हो जाती है तो उससे मतदान करा। जलस्तर को बरकरार रखने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा बिना अनुमति के कोई भी बोरवेल के खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम खापा में सोमवार को बिना अनुमति के बोरवेल मशीन से बोरिंग की जा रही थी, जिसकी जानकारी लगने पर राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और खनन कर रही 2 मशीनें जब्त की, साथ ही प्रकरण बनाकर कलेक्टर को भेज दिया है। तरुण प्रकाश बसेल, राजस्व निरीक्षक वारासिवनी। सर कल एक जो बोरवेल मशीन पकड़ाई, सर क्या है पूरा मामला? ये हमारे जो ग्राम खापा है वहाँ पे किसी ने बताया हम लोगों को कि अवैध उत्खनन चल रहा है करके, मशीन के द्वारा बोरिंग की जा रही करके। उसी के संबंध में हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे हमें नलकूप के खनन करते हुए मशीन मिली थी। उसके बाद मशीन को जब्त करके तहसील परिसर में खड़ा कर दिया गया है और प्रकरण को अधिकारी के लिए दे दिया गया। सर ये शासकीय भूमि पर कर रहे थे अभी? शासकीय भूमि नहीं थी, निजी भूमि थी। निजी भूमि। सर किसकी मशीन है ये? मशीन कोई सिवनी में राशि बोरवेल करके थी, उनकी मशीन। सर अनुमति ली गई थी इनके द्वारा? नहीं, कोई अनुमति नहीं थी। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उन्होंने अनुमति का हमें पेश नहीं किया था। सर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इसके लिए हम लोग ने प्रकरण भेज दिया है हमारे अधिकारी को। उसके बाद जैसा भी होगा उस पर साहब दंड है, शायद उस दंड का प्रावधान है, तो दंड। सर कितने बजे रात घटना ये? कल शाम के 6:30 बजे की बात। वारासिवनी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आलेझरी के सरपंच जितेंद्र उर्फ जीतू राजपूत के खिलाफ रामराज कंपनी के कर्मचारियों ने वारासिवनी पुलिस थाना में गिट्टी चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। साथ ही मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। सर आपका परिचय? मैं रामराज से लोकल लाइजनिंग अधिकारी धाम सिंह राजपूत हूँ। जी अपने कैसे क्या थाने आए थे? हाँ? थाने कैसे आना हुआ था आपका? थाना हम लोग हमारे क्या कैंप रजेगांव कैंप से जीतू राजपूत के द्वारा जेसीबी डंपर और ट्रैक्टरों के माध्यम से हमारा जो डंप माल रखा हुआ है 20 mm उसको हमारे चौकीदारों की अनुपस्थिति में चोर के ले जा रहा था, जिसकी FIR दर्ज करने के लिए हम लोग चौकीदारों के साथ में थाना आए हुए। तो सर अपने क्या बोला गया यहाँ पे? हमें बोला कि आप राइटिंग में जो जो घटना हुई है उसको लिख करके दीजिए, और FIR दर्ज डायरेक्ट ऑनलाइन करने से मना कर दिए। हमको सिर्फ आवेदन लिया गया है, ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं लिखी गई? ऑनलाइन रिपोर्ट लिखने के मना कर दिया गया। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि ऑनलाइन रिपोर्ट की जाए और अपराधी के जो साथ जो उचित कार्रवाई थी उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे चौकीदारों के साथ में वो गुंडागर्दी पे उतारू आ गया है कि बोले आप चौकीदारी नहीं कर सकते, मैं आपको मर्डर कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा। सारी जानकारी राइटिंग वर्क में हमने लिख करके दे दी है थाने में। लगी सूबे चौकीदार के माध्यम से भी आपके कैंप से 20 mm जो गिट्टी जीतू राजपूत जेसीबी डंपर और ट्रैक्टर द्वारा की जा रहा है। मैंने चौकीदारों से पूछा, उसके बाद में हमारे कंपनी का लाइजनिंग अधिकारी धर्म सिंह राजपूत के साथ हम लोग आलेझरी पंचायत का गिट्टी झलकती भी गई थी। उसके माध्यम से हमको जानकारी लगी कि जीतू राजपूत ने क्या, उसके बाद में स्वयं खुद आया रहेगा और बोला कि तुमसे जो बनती है वो करो और आज के बाद में तुमको यहाँ नौकरी नहीं करना है, अन्यथा मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँगा।
ऐसा किसके द्वारा कहा गया? जीतू राजपूत द्वारा। जीतू राजपूत ने कहा। ग्राम पंचायत आलेझरी का सरपंच है वो। मैंने और उससे कहा कि भाई यहाँ पे अब हमको मजदूरी भी तेरे से पूछ के करना पड़ेगा, हमने किसी प्रकार का अपराध किए होंगे तो बोल, हमको इस बात के लिए तनख्वाह कंपनी दे रही है। जैसे अभी सुप्रत पे दिए हैं बोलते हैं उसको, सुप्रत पे दिए हैं सर, तो जब तक के जैसे वाद विवादग्रस्त मामला जैसे भी होगी वहाँ जानकारी, तो वो जब तक के क्लियर ना हो तब तक के सुप्रतनामा पे रखे, अपने घर पे वापरेगा, अपने घर पे लेके गया 2 ट्रैक्टर एक डंपर, और 2 ट्रैक्टर नहर किनारे में फेंका हुआ है। यानी उसको सुप्रत पे दिया जिसका दुरुपयोग कर रहा है जी। वहीं सरपंच जीतू राजपूत का कहना है कि लगाए गए आरोप निराधार हैं। इस मामले में वारासिवनी थाना प्रभारी कमल निकवाल का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सर, आलेझरी पंचायत के रजगांव के ग्रामीण पहुंचे थे यहाँ के, वहाँ के सरपंच के द्वारा गिट्टी चोरी की जा रही है और सब दबाव बना जाता है, मारपीट की धमकी दी जा रही है, तो क्या है सर मामला? आज हमारे पास एक आवेदन आया धर्म सिंह राजपूत की तरफ से। उनका ये बोलना है कि कुछ दिन पहले माइनिंग विभाग के द्वारा जो मिट्टी का डंप था उनको उन्होंने सीज करके आलेझरी के सरपंच राजपूत को सुपरनामे पे दिया था और बीच में उसमें कुछ विवाद भी हुआ था। और आज उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर हमारे जो चौकीदार हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है और वहाँ से गिट्टी चोरी की जा रही है। चूँकि वो राजपूत के सुपरनामे पर ही वो गिट्टी है तो उसकी देखरेख का काम राजपूत का ही है ना। माइनिंग विभाग के द्वारा उनको पहले से सुपरनामे पर दिए गए हैं। हमारे पास जो शिकायत प्राप्त है उसमें हम माइनिंग अधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे आज और उनको सुपरनामे भी दी, उसमें वो कार्रवाई करें कि जल्दी से उसका डिस्पोजल किया जाए। और जो आवेदन पत्र है उस पर भी हम लोग जाँच करके सकें। सर, मान गिट्टी चोरी हो रही है नहीं हो रही है? ऐसा नहीं, वो उसी के सुपरनामे पे हैं। कुछ कारणों से शिकायतें चलती रहती है, मुझे नहीं लगता कि इसी से आपके द्वारा जाँच की जाएगी, खंड विभाग में सूचित की जाएगी। बिल्कुल। कलेक्टर दीपक आर्य का इस मामले में कहना है कि गिट्टी चोरी होने की शिकायत आई है जिसकी जांच करने और डंप गिट्टी की नीलामी करने खनिज विभाग को निर्देशित किया गया है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड में स्थित यात्री प्रतीक्षालय भीषण गर्मी भरे दौर में शोभा की सुपारी बन गया है। यात्री प्रतीक्षालय का आलम यह है कि भीषण गर्मी के दौर में यात्रीगणों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है एवं मटका रखकर ठंडे पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यात्रियों को गर्मी के इस मौसम में प्यास बुझाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद पंचायत की देखरेख में संचालित यात्री प्रतीक्षालय का निरीक्षण करने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि प्रतीक्षालय के भीतर रखी कुर्सियां यात्रियों की राह तक रही थीं। वहीं चारों ओर से पहुंचने वाले यात्री सभा मंच के चारों ओर बैठकर अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षालय में यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध करवाने की मंशा से पूर्व जनपद सदस्य श्रीमती पूनम मनीष कुशवाहा के द्वारा स्वयं की परफॉर्मेंस निधि से वर्ष 2013 में फ्रीजर लगवाया गया था, जो कि खराब हो गया है। वहीं प्रतीक्षालय की भीतरी दीवारों में चारों ओर लोगों ने थूक थूक कर रंग दिया है, जिससे अजीब सी बदबू प्रतीक्षालय में महसूस होती है। सुंदर व आकर्षक दिखने वाले यात्री प्रतीक्षालय की हालत किसी कचरादान की तरह हो जाने के कारण यात्रीगण बाहर खड़े होकर ही बसों का इंतजार करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। जैसे यहाँ घड़े वड़े लगाते थे गर्मी के दिनों में, तभी नजर आ रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ की वाशरूम जैसे आप गए होंगे तो वाशरूम ठीक है यहाँ पे, कि बदबू मार रहा है? बदबू बहुत गंदगी है, यानी चारों तरफ से ही हाल है यहाँ पे। क्या होना चाहिए? साफ सफाई और गर्मी है तो उसको देखते हुए मतलब घड़े रहना चाहिए ठंडे पानी। आधा घंटा हो गया। यहाँ पे क्या व्यवस्था बैठने की पूछा है आपके लिए? ऐसी बात गंदगी पूरी। कहाँ कौन कौन है आपके साथ में? लड़की के साथ में जा रहे हैं? बस स्टैंड में जनपद पंचायत की तरफ से एक वाटर कूलर लगाया गया था, जो भाग्य से वो कुछ ख़राब हो गया है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो जब तक वो सुधर ना जाए तब तक हम लोगों ने मटके रखवा दिए हैं और कल से उसमें पानी साफ़ सुथरा पानी पीने लायक भरा जाएगा और प्रतिदिन उसमें पानी रहेगा। और हम लोग शीघ्र प्रयास करेंगे कि जो हम लोग का जो वाटर कूलर है वहाँ का बस स्टैंड का वो सुधर जाए और विधिवत रूप से वो माने जो यात्री हैं उनके लिए उपयोग में आने।
उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वर्चुअल क्लास व 21 नंबर कक्षा में मतदान अधिकारी 2 व 3 का 9 अप्रैल से लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण में नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स वरिष्ठ अध्यापक सनत दुबे व RK कटरे के द्वारा मतदान अधिकारी 2 व 3 को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु आवश्यक जानकारियां प्रदान की जा रही है। इस दौरान कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतदान प्रक्रिया के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों से अवगत करवाया जा रहा है। 7 सेकंड के लिए यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देगा। उस डिस्प्ले में मतदाता का नाम, उसका क्रमांक, उसका नाम और चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होगा। ये 7 सेकंड तक ये पर्ची मतदाता को दिखाई देगी। उसके बाद ऑटोमेटिक पर्ची कट के गिर जाएगी और पर्ची गिरने के बाद फिर इस ईवीएम में यानी कि कंट्रोल यूनिट में पीप की आवाज सुनाई। यहाँ पर आज पीठासीन अधिकारी 2 और 3 इन लोगों की ट्रेनिंग और मतदान दल में इनकी क्या भूमिका है, अधिकारी क्रमांक 2 के क्या कार्य हैं, अधिकारी क्रमांक 3 को कौन से दायित्व का निर्वहन करना है और इनके अलावा पूरी जो संपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है। जो हमारी EVM मशीन है उसका संयोजन और संचालन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी उनको हमने हेड्स ऑन करके यहाँ पे। स्थानीय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लालबर्रा के समीप स्थित ओम प्रकाश अग्रवाल के निवास पर 9 अप्रैल को अग्रवाल समाज की महिलाओं के द्वारा हर्षोल्लास के साथ गणगौर पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश अग्रवाल के निवास से शाम 6 बजे अग्रवाल समाज की युवतियों व महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर लोटे में गौर माता का रूप देकर दीपक अग्रवाल के निवास पहुंचे, जहां से लोटे में जल लेकर पुनः ओम प्रकाश अग्रवाल के निवास पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। ये हमारी चैत सुदी तीज को गणगौर का कार्यक्रम किया जाता है। कितने वर्षों से किया जा रहा है यहाँ? ये कार्यक्रम 80 साल से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल के घर में। हमारे पूरे अग्रवाल परिवार द्वारा यह गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार हम लोग 2 दिन मनाते हैं। कल हम लोगों ने गणगौर का पूजन किया और आज हम लोग अपनी एक 3 जैसे जल के लोटे में गौर माता का रूप देके हमारे वहाँ दीपक अग्रवाल जी के निजी निवास स्थल पे गए, वहाँ पे इसको सजा के लाए और यहाँ पे लाके हम लोग फिर गौर को पानी पिला के आज हम लोग शाम को विसर्जन। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से कुल 25 लोगों ने भरा नामांकन। लाभ लश्कर के साथ नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस से मधु भगत, बसपा सपा से कंकर मुंजारे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसद बोध सिंह भगत ने भरा नामांकन। ग्राम पंचायत आलेझरी के सरपंच व जिला सरपंच संघ अध्यक्ष जीतू राजपूत के खिलाफ पुलिस में शिकायत। गिट्टी चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। ग्राम खापा में अवैध खनन कर रही 2 बोरिंग मशीन जब्त। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।